नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। रिपोर्टर्स लाइव में आपका स्वागत है, जहां ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते हैं हमारे तमाम संवाददाता। सबसे पहले बात कर लेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। दिल्ली में बढ़ते बिजली के दामों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने आज धरना प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि तमाम जितने भी नेता थे वो बिजली घरों के बाहर जाके प्रदर्शन कर रहे थे। जिस तरीके से लगातार दिल्ली की सरकार ने बिजली के दामों की बढ़ोतरी की है, तो उसको देखते हुए तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद और जो भी पूर्व सांसद हैं उन सभी लोगों ने जाकर धरना प्रदर्शन किया। लेकिन बताया जा रहा है कि आखिरकार इसमें 2022 से 2024 तक जितने भी दाम बढ़ाए गए हैं, तो उस दामों को देखते हुए जनता के खून पसीने का पैसा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने ये भी आरोप लगाया है कि केजरीवाल आखिरकार जेल में है, लेकिन उसके बाद लगातार उनकी सरकार पूरी जो है जेल में जाएगी। लेकिन उसके बाद जैसे ही बिजली के दामों की बढ़ोतरी में दाम बढ़ रहे हैं, तो लगातार जिस तरीके से जनता जो है रोडों पे उतर रही है। लेकिन उसके बाद लगातार आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और तमाम जो नेता सांसद हैं उन्होंने जो है धरना प्रदर्शन किया है। बीजेपी की मांग है कि पिछले साल बिजली का बिल 18,000 तक आता था, लेकिन अब वही बिजली का बिल 50,000 रुपये तक आ रहा है। केजरीवाल को धोखाधड़ी और चोरी करने की आदत पड़ गई है, इसलिए वह बिजली के दामों को बढ़ा रहे हैं। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि केजरीवाल सरकार हर बार जनता को धोखा देने का काम कर रही है। दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार से परेशान है, उन्होंने बिजली के दामों को बढ़ा दिया है। केजरीवाल चाह रहे हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बता दें कि दिल्ली सरकार का पावर प्रेंच एडजस्टमेंट चार्ज को करीब 8% बढ़ाने जा रहा है, जिससे बिजली के बिलों के दामों में वृद्धि हो गई। बिलों में यह बढ़ोतरी जुलाई से देखी गई है, जो करीब 3 महीने तक रहेगी। जिस तरीके से आज दिल्ली के अंदर जो है तमाम का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया है बिजली के दामों को बढ़ाते हुए। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, आखिरकार इससे जनता काफ़ी परेशान है। लेकिन उसके बाद लगातार आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक सचिवालय के बाहर और बिजली घरों के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी कानून धरातल पर उतरने वाला है। यूसीसी कानून को लेकर विशेषज्ञ समिति ने रूल्स को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगस्त माह में यूसीसी कानून लागू होगा, और आज यूसीसी की जो रूल्स और मैनुअल कमेटी थी उसने भी अपनी रिपोर्ट पर उन्हीं सब चीजों का जिक्र यहाँ पर किया है जो चीजें अब तक संभावित कही जा रही थी। कमेटी के जो अध्यक्ष है, जो पूर्व मुख्य सचिव सत्येंद्र सिन्हा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें एक चीज का प्रावधान किया गया जो राज्य के लिए जरूरी है, यानी सिर्फ एक ट्राइबल्स को अगर छोड़ दिया जाए, जनजातीय क्षेत्र अगर उनको छोड़ दिया जाए जनजातियों को, तो बाकी चीजों के लिए कानून के प्रावधान यहाँ पर कर दिए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगर अगस्त माह में इस कानून को लागू करने की बात कही है, तो उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से कानून का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जो नियम कानून बन चुके हैं, उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। अभी ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने उस वायदे को पूरा करने का काम कर रहे हैं जो उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की जनता से किया था। और उत्तराखंड राज्य अब देश का पहला राज्य यहाँ पर जल्द बन जाएगा जहाँ यूसीसी कानून लागू होगा, और यूसीसी कानून के तहत सभी धर्मों के जो नियम है, जो अधिकार होंगे, वो एक जैसे होते नजर आएंगे और कानून एक समान रूप से काम करता हुआ नजर आएगा। मिर्जापुर में बीते दिन बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर हजारों टीचर्स ने अपनी मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है कि सरकारी व प्राइमरी स्कूल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाई जाए। वहीं बता दें शिक्षकों में एक चर्चा का विषय बन चुका है, जबकि मिर्जापुर के मुख्यालय पर हजारों की संख्या में शिक्षक लोग पहुंचते हैं और अपना ज्ञापन देते हैं कि उनकी कुछ मांगे हैं, यदि मांग पूरी करने के बाद जो है कि जब बायोमेट्रिक लगाई जाए तो सही रहेगा, अगर नहीं तो हम लोग इस तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं बता दें शिक्षक लोग यहाँ पर डीएम को जो है कि ज्ञापन दिया है, और वही उनका कहना है कि जो है कि हमारी मांग एकदम पूरी की जाए। और वही मिर्जापुर का जनता कह रही है कि जो है कि बायोमेट्रिक लग जाने के बाद जो है कि अगर जो जिस तरह शिक्षा व्यवस्था उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि जो है कि शिक्षक लोग जो है समय से स्कूल नहीं पहुंचते हैं और समय से जो है कि वहां से रजिस्टर में अपना नाम अंकित करने के बाद अटेंडेंस लगाने के बाद मनमानी तरीके से पढ़ाते हैं और घर को जाते हैं बेवजह का। वह अटेंडेंस अब जो बायोमेट्रिक लग जाएगा उसके बाद लोग शिक्षक जो है समय से जाएंगे और समय से आएंगे, लेकिन ये सब जो है कि शिक्षकों के अंदर बिल्कुल भी की जो मंजूरी नहीं है। वहीं पर बता
बाद हजारों की संख्या में मुख्यालय में आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मांग को रोकने की बात कर रहे हैं कि देखिए बायोमेट्रिक न लगाई दी जाए और पूरी सख्त जो है कि कानून हुआ। बता दें कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि बायोमेट्रिक लगने के बाद शिक्षा में बढ़ोतरी हो जाएगी। मिर्जापुर से कमलेश में, इंडिया वॉइस। वहीं हल्द्वानी में छात्र संघ अध्यक्ष पर लूट का मुकदमा दर्ज किए जाने से आक्रोशित छात्रों ने कोतवाली का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित चौधरी। कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज हल्द्वानी के एमईपीजी छात्र संगठन के बीच और डॉक्टरों के बीच हुआ जो विवाद, अब वो कहीं ना कहीं तूल पकड़ता जा रहा है और उसको लेकर के दोनों ही पक्षों के द्वारा हल्द्वानी कोतवाली में आकर के यहाँ पर रिपोर्ट लिखाई जाती है, जहाँ इसमें सबसे पहले डॉक्टरों की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया छात्र संघ अध्यक्ष सूरज रमोला के खिलाफ और यही कहा गया कि वो रंगदारी कर रहे थे और उनके साथ रंगदारी ना देने पर, पैसे ना देने पर डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई। और वहीं बात की जाए तो उसके बाद जब सूरज रमोला जो छात्र संघ अध्यक्ष है एमबीबीजी कॉलेज हल्द्वानी के, उन पर जब मुकदमा पुलिस के द्वारा दर्ज कर लिया गया तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुंचे और यहाँ पर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर के डटे रहे, जिसपे जो हल्द्वानी के सीओ हैं उनके द्वारा यहाँ पर जब छात्रों से बात की गई और जब उनको समझाया गया उसके बाद मामला कुछ शांत नजर आया। लेकिन यहाँ पर जो छात्र अध्यक्ष हैं सूरज रमोला, उनका साफ तौर से कहना था कि डॉक्टर उन पर बिना वजह आरोप लगा रहे हैं। वो यहाँ पर किसी मरीज के इलाज के पैसे थे उसको कम कराने के लिए गए थे, लेकिन डॉक्टर अनाप शनाप पैसे उनसे मांग रहे थे और उसकी एवज में जब उनसे कहा गया कि इसका बिल कम करें तो उसके एवज में जब डॉक्टरों के साथ उनकी कहासुनी हुई और डॉक्टरों ने उनके साथ बदतमीजी करी, उनको मारा पीटा गया। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर उल्टा खुद उन पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। इस सबको देखते हुए यहाँ पर पुलिस की तरफ से प्रथम कार्रवाई करते हुए छात्र संघ अध्यक्ष सूरज रमोला पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद से मामले ने तूल पकड़ लिया। तमाम यहाँ पर जो छात्र थे वो हल्द्वानी कोतवाली में आकर के विरोध प्रदर्शन उन्होंने इस कार्रवाई का किया। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है यहाँ मामले की जाँच की जा रही है और जाँच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अमित चौधरी, इंडिया वॉइस, हल्द्वानी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक तरफ अंतरिम जमानत मिली है तो वहीं दूसरी तरफ उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। देश की सर्वोच्च अदालत में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से ईडी वाले केस में कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के पास रेफर कर दिया। अब इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली बेंच करेगी। कोर्ट ने केजरीवाल को सुनवाई पूरी होने तक अंतरिम जमानत दी है। दूसरी ओर केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से झटका भी लगा है, क्योंकि सीबीआई केस में निचली अदालत में उनकी हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका के जरिए चुनौती दी थी और आज इस याचिका पर सुनवाई के लिए बैठी चीफ जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने का आदेश देते हुए सुनवाई तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। स्वाति मालिवाल केस में विभव कुमार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की है उनकी जमानत याचिका। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वाति मालिवाल केस में अरविंद केजरीवाल की निजी सचिव विभव कुमार को जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस कोर्ट का कहना है कि गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है, साथ ही इसकी जमानत के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया। दरअसल विभव कुमार ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, इससे उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती भी दी है। 10 जुलाई को बुधवार याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि वह अपना फैसला शुक्रवार 12 जुलाई को सुनाएगा। अब अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो 22 जुलाई से कावड़ मेले की शुरुआत हो रही है। ऐसे में तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आगामी कांवड़ मेले को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि जिस तरह से करीबन 4 करोड़ श्रद्धालु पिछली कांवड़ में हरिद्वार पहुंचे थे, इस बार वो रिकॉर्ड एक बार फिर से टूटेगा।
साथ ही उन्होंने कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 10 दिन के भीतर सभी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 करोड़ का बजट इस बार कांवड़ मेले के लिए सरकार की तरफ से दिया गया है, ताकि आने वाले कांवड़ियों की सुविधा के लिए जो भी संभव हो सके वो प्रयास किए जा सकें। हरिद्वार से विकास चौहान, इंडिया वॉइस। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस में हुई भगदड़ को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस हादसा मामले में दायर याचिका को सुनने से इनकार कर दिया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके लिए हाई कोर्ट ही पर्याप्त है। बता दें कि बीते 2 जुलाई को हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़ मच गई थी, जिसमें 121 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इस मामले में योगी सरकार ने एसआईटी के साथ साथ न्याय आयोग की जांच टीम भी गठित किया था। एसआईटी रिपोर्ट मिलने के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसडीएम, सीओ समेत 6 अफसरों को निलंबित कर दिया था और साथ ही साथ इस मामले में अभी तक 11 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और लगातार एक्शन जारी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में और अधिक कार्रवाई के लिए एक याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि इस मामले में दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ इस हादसे के जो जिम्मेदार हैं और साथ ही जो लोग आयोजक हैं उनको भी कड़ी नसीहत दी जाए। आज मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी थी। सुप्रीम कोर्ट के जज डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई न करने का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वालों को कहा कि इसके लिए हाई कोर्ट ही पर्याप्त है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भोले बाबा के अधिवक्ता एपी सिंह ने भी एक बड़ा बयान जारी किया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सराहना किया। वहीं एपी सिंह ने यह भी कहा कि हादसे के पीछे साजिश है और बाबा और सरकार को बदनाम करने के लिए एक साजिश रची गई थी। इसके साथ ही एपी सिंह ने यह भी कहा कि सनातन धर्म को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। फिलहाल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज भोले बाबा के सत्संग में मरे 121 लोगों की मौत मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया, इससे कहीं न कहीं याचिका दायर करने वालों को बड़ा झटका भी लगा। हालांकि अभी तक इस हादसा मामले में भोले बाबा को क्लीन चिट ही मिली है। फिलहाल जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बसपा लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सरकार पर उंगली खड़ी कर रहे हैं, ऐसे में देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में योगी सरकार का क्या और एक्शन रहता है और आरोपियों के खिलाफ और क्या क्या कार्रवाई होगी। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। वहीं रायबरेली के ऊंचाहार में एनटीपीसी परियोजना की यूनिट नंबर 2 बंद होने से लाइट का संकट बढ़ गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। रायबरेली के ऊंचाहार में स्थित एनटीपीसी परियोजना की यूनिट नंबर 2 बंद होने के बाद बड़ी लाइट का संकट सामने आ गया है। बता दें कि ऊंचाहार में स्थित एनटीपीसी है और उसमें तकनीकी खराबी के कारण यूनिट नंबर 2 बंद बताया जा रहा है, जिसकी उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट है। बताया जा रहा है कि जो वायरल है उसमें सीपेज होने के कारण ये बंद किया गया है। जबकि आपको बता दें कि इस समय गर्मी का समय चल रहा है और गर्मी के समय में बिजली की अत्यधिक मांग होती है और जरूरत होती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एनटीपीसी के जो जिम्मेदार हैं, जो एनटीपीसी प्रशासन है, उसकी गैर उदासीनता के चलते लगातार खामियां सामने आ रही, एक के बाद एक यूनिट बंद हो रही है और जिसके चलते स्थानीय मजदूरों को भी रोजमर्रा की जो उनकी कमाई होती है उसमें भी
आक्रोश पनप रहा है और कहीं ना कहीं मजदूर भी इसके संकट में आ रहे हैं। जबकि बताया जा रहा है कि जो वायल है उसमें सीपेज हो गया और सीपेज होने के कारण यूनिट नंबर 2 बंद की गई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इतनी भीषण गर्मी में कब यूनिट नंबर 2 चालू होती है और इसके बाद किस तरह से एनटीपीसी प्रशासन कदम उठाएगा ताकि आगे ये समस्या न आने पाए। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस। वहीं हरदोई में बाढ़ग्रस्त इलाके से निकली बारात और पानी में पैदल चलकर दुल्हा लेने गया दुल्हन को। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। हरदोई में बाढ़ से ग्रसित लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। सैकड़ों गांव में पानी भर चुका है। आपको बता दें, एक ऐसा वाकया सामने आया है कि एक युवक की बारात तय हो चुकी थी और उसकी कल बारात थी। उसके बाद में जो लगभग जहां से उसका घर था वहां पानी पूरा भरा हुआ था उस गांव में, और वहां से उसको जहां बारात जानी थी उसकी लगभग जो उसकी दूरी थी 22 किलोमीटर की दूरी थी। और आपको बता दें वो कई किलोमीटर नाव से गया, उसके बाद वो कई किलोमीटर पैदल चला है। हालांकि जब वो वहां पहुंचा फेरे लेने के लिए, उसके बाद में उसने अपनी पत्नी को जो वहां से विदाई कराई है वो भी नाव के द्वारा उसने विदाई कराई है। हालांकि हरदोई की जो गर्रा नदी है वो इस समय जो खतरे के निशान है वो पार चल रही है। सैकड़ों गांव उसमें प्रभावित हो गए हैं, लोग परेशान हैं और हरदोई से जो पाली लगता है इलाका जहां से गर्रा नदी गुजरी है वहां के लोग हरदोई से पलायन करने के लिए लगातार सोच रहे हैं। लेकिन हालांकि आज आपको बता दें कि कुछ ग्रामीण हरदोई और शाहाबाद पाली मार्ग को जाम भी कर दिया है, जो रोड थी वहां पे, और लोगों ने वहां पे जाम लगाकर काफी प्रदर्शन भी किया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची थी, पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया है। हालांकि आपको बता दें कि वहां पे डीएम भी मौके पर पहुंचे हैं और लोगों को शांत कराया है और उनको दिलासा भी दिलाया है कि आपको अगर बाढ़ में आप लोग के घर आ रहे हैं, जिनके भी आए हैं उनको सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जाएगा और खाने पीने की व्यवस्था भी की जाएगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। यूपी में शिक्षक संगठन ऑनलाइन अटेंडेंस का पुरजोर विरोध कर रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े कदम देखे जा रहे हैं और उसी के तहत ऑनलाइन शिक्षकों के अटेंडेंस के लिए भी प्रदेश सरकार के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन साफ तौर से देखा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षक संगठन है वो इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। लेकिन साफ तौर पर सरकार की मंशा है कि अगर उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत होगी तो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो उत्तर प्रदेश भी मजबूत होगा। बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए प्राथमिक शिक्षा अहम होती है और उसी शिक्षा के तहत लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कदम उठाए गए हैं। लेकिन साफ तौर से जो देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक संगठन तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं और उनके द्वारा इसका प्रदर्शन करते हुए विरोध भी किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में लगभग 10,000 शिक्षक हैं जिनकी ऑनलाइन हाजिरी भरी जाना है, लेकिन शिक्षकों का अलग अलग मांग है और उनके द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है कि उनके सामने जो व्यवहारिक समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो रही हैं, जिसके कारण शिक्षक संगठन इसका बहिष्कार कर रहा है। लेकिन साफ तौर से आपको बता दें कि 10 जुलाई को रायबरेली जिले में मात्र 11 शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस हाजिरी भरी है और इसके अलावा शिक्षक जो है उसका बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का, ताकि शिक्षक अगर समय पर आएंगे तो बच्चों की शिक्षा अच्छी होगी और मजबूत होगी। लेकिन तरह तरह के जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर सरकार की मंशा है कि जो शिक्षक हैं वो समय से अगर आएंगे तो बच्चों की शिक्षा मजबूत होगी। लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षक संगठन है वो बायोमेट्रिक सिग्नेचर को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और लगातार इसका बहिष्कार कर रहा है। इसी के तहत रायबरेली में देखने को मिला है। वहीं रायबरेली के शहर स्थित जो प्राथमिक विद्यालय है वहां जाकर ग्राउंड जीरो पर अध्यापकों से बात की गई तो उनके द्वारा साफ तौर से बताया गया है कि दूर दराज से आने वाले शिक्षक हैं, जिसके कारण ऑनलाइन जो बायोमेट्रिक सिग्नेचर होता है उसमें देरी होने के कारण वो सिग्नेचर नहीं कर पा रहे हैं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। वहीं इटावा में कानपुर मंडलायुक्त अमित कुमार गौतम ने निर्माणाधीन इटावा रामनगर ओवरब्रिज का औचक निरीक्षण किया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वंदना यादव।
इटावा पहुंचे कानपुर मंडला आयुक्त अमित कुमार गुप्ता ने सबसे पहले इटावा रामनगर फाटक ओवरब्रिज का जो कि निर्माणाधीन है उसका औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद जो वहां पर कमियां और खामियां पाएंगे उनके लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही ओवरब्रिज के दोनों तरफ 4.25 मीटर की सर्विस लाइन बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए। निर्माणाधीन ओवरब्रिज के निरीक्षण करने के बाद वह इटावा मजिस्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने आम लोगों की समस्याएं सुनी, जिसमें राजस्व संबंधी समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याएं, और उन समस्याओं को सुनने के बाद आवश्यक संबंधित अधिकारियों को उन समस्याओं को सही करने के लिए, सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए दिशा निर्देश दिए। वहीं पर एक मामला यहां सामने आया इटावा सदर नगर पालिका का, जहां से इटावा सदर नगर पालिका के कुछ सभासदों का ईओ के खिलाफ नाराजगी का मामला था, जिसको लेकर उन्होंने जो कानपुर के मंडला आयुक्त अमित कुमार गुप्ता थे उनसे शिकायत की और उनसे उसके लिए। इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।